हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट में। तो आइए दोस्तों, आज हम सीडीबी के 30 मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। दूसरा ऑप्शन है स्वायत्तता यादृच्छिक क्रिया है। तीसरा ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक संकाय है। चौथा ऑप्शन है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। यानी तो कोहलर सिद्ध करना चाहता था कि जो सीखना है क्या है, सीखना संज्ञानात्मक संकाय है। क्या है? संज्ञानात्मक संकाय है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। दूसरा ऑप्शन है वाक्यों के निर्माण से। तीसरा ऑप्शन है शब्दों के निर्माण से। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए। यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। यानी जो समावेशी कक्षा होती है उसमें किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन है केवल विशिष्ट छात्र। दूसरा ऑप्शन है सामान्य और विशिष्ट छात्र। तीसरा ऑप्शन है केवल सामान्य छात्र। और चौथा ऑप्शन है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र क्या होने चाहिए, शामिल होते हैं। क्या होते हैं? शामिल होते हैं या सम्मिलित किए जाने चाहिए। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। नीरसता संबंधी दोष, यानी पठन दोष या पठन होगा, क्या होगा? पठन होगा। गणना दोष या इनमें से कोई नहीं। तो जो गणित संबंधी दोष है अधिगम क्षमता का, वह गणना संबंधी दोष है। क्या है? गणना संबंधी दोष है। यानी तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। यानी जो समावेशीकरण है उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है क्षमता निर्माण का अभाव। दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी का न होना। और तीसरा ऑप्शन है अलगाव। और चौथा ऑप्शन है संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए जो आवश्यक होता है वह होता है संवेदनशीलता। क्या होता है? संवेदनशीलता। यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संवेद का यानी संवेग का तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है व्यवहारात्मक। दूसरा ऑप्शन है दैहिक। तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक। चौथा ऑप्शन है संवेदी। जो संवेग का तत्व नहीं है वह संवेदी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संवेदी नहीं होता है। जो संवेग का तत्व होता है व्यवहारात्मक होता है, दैहिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, लेकिन चौथा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। यानी अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचना देने वाला। तो जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है वह आपका वांछनीय सूचना देने वाला, ये आपकी विशेषता नहीं है। यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। यानी जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया है वह किसके द्वारा दिया गया है। विक्टर ब्रूम के द्वारा, मास्लो के द्वारा, हर्जबर्ग के द्वारा या स्किनर के द्वारा। तो जो प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया है वह विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। यानी पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। पहला ऑप्शन है वैयक्तिक। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया। और तीसरा ऑप्शन है सूचना प्रक्रिया प्रकरण। और चौथा ऑप्शन है व्यवहार परिमार्जन। तो जो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है वह आपका सूचना प्रक्रिया प्रकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूचना प्रक्रिया प्रकरण से संबंधित है। यानी तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। यानी जो कौशल होते हैं उनके स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। पहला ऑप्शन है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। दूसरा ऑप्शन है रेखीय अभिक्रम। तीसरा ऑप्शन है कि साकी अभिक्रम। चौथा ऑप्शन है तैयारी का अर्जन। तो जो कौशल स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है तो वो होता है कौशल एक गति है ना कि उद्देश्य। यानी पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। यानी इनमें से शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर।
दूसरा ऑप्शन है अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा ऑप्शन है दृश्य से अदृश्य की ओर और चौथा ऑप्शन है निगमन से आगमन की ओर। तो जो शिक्षण सूत्र नहीं है वह आपका निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है, यानी चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, यानी जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है योजना बनाना और चौथा ऑप्शन है प्रस्तावना। तो जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है वो आपका होता है योजना बनाना। क्या होता है? योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, यानी इनमें से कौन सा अवबोध शिक्षण के स्तर में शामिल है। पहला ऑप्शन है पृथक्करण, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रयोग, तीसरा ऑप्शन है तुलना और चौथा ऑप्शन है अन्वेषण। तो जो अवबोध शिक्षण स्तर के शिक्षण में जो शामिल होता है वो आपका अन्वेषण होता है। क्या होता है? अन्वेषण होता है, यानी चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। पहला ऑप्शन है दृष्टि संवेदना के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्पर्श संवेदना के द्वारा और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ध्वनि होगा। क्या होगा? ध्वनि। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि संवेदना द्वारा और चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्षण संवेदना द्वारा। तो जो किसी ने नाम लेकर बुलाया है तो वह ध्वनि संवेदना के द्वारा क्या करेगा? प्रतिक्रिया देगा। किसके द्वारा देगा? ध्वनि संवेदना के द्वारा। किसके द्वारा? ध्वनि संवेदना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्याजे का सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, यानी जो प्याजे हैं उनके सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक की अवस्था की जो अवधि है वो क्या है। पहला ऑप्शन है 4 से 8 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 5 से 8 वर्ष। तो जो प्याजे हैं उनके अनुसार ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है। जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है वह आपकी 2 से 7 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, तीसरा ऑप्शन है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, चौथा ऑप्शन है काल्पनिक भय का अंत। तो जो बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं होती है वो भविष्य की योजना की सूझबूझ। भविष्य की योजना की सूझबूझ, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या है? पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है, यानी इनमें से कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है जो भाषा विकास से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पावलव, दूसरा ऑप्शन है बिने, तीसरा ऑप्शन है चॉम्स्की और चौथा ऑप्शन है मास्लो। तो जो भाषा विकास से संबंधित है वो चॉम्स्की हैं। कौन है? चॉम्स्की हैं, यानी तीसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा ऑप्शन है अधिगम के प्रयास एवं भूल, तीसरा ऑप्शन है संकेत अधिगम, चौथा ऑप्शन है स्थान अधिगम। तो जो थॉर्नडाइक ने अपने जो सिद्धांत का शीर्षक से सिद्ध किया है तो वो किया है अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से। अधिगम एवं प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से प्रतिपादित किया है, यानी इसका दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। पहला ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, दूसरा ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, तीसरा ऑप्शन है 3 यानी 8 वर्ष से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, चौथा ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो जो गिरोह अवस्था होती है वह एवं विकास से यानी विलंब विकास से संबंधित है। विलंब विकास से संबंधित है वो होती है 8 से 10 वर्ष के सामाजिकरण की। 8 से 10 वर्ष के सामाजिकरण की, यानी तीसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। यानी जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी बताई है इनमें से। तो पहला ऑप्शन है औपचारिक संख्या अवस्था, दूसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है
संवेदनात्मक गामक अवस्था, तो यह पूर्व है, ठीक है ना, और यह मूर्त है। तो हमें जो बताई है जीन पियाजे ने वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई है। क्या बताई है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाली मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है अधिगम की इच्छा, दूसरा ऑप्शन है प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है रुचि और चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु का स्वरूप। तो जो अधिगम में योगदान देने वाली मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है, जो शामिल नहीं है, तो विषय वस्तु का स्वरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषय वस्तु का स्वरूप। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, यानी इनमें से सामाजिक मूल्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है सहायतापरक व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक लक्ष्य, तीसरा ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति और चौथा ऑप्शन है आक्रामकता की आवश्यकता। तो जो सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो जो सामाजिक मूल्य होता है हमारा वो होता है सहायतापरक व्यवहार। क्या होता है? सहायतापरक व्यवहार, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन हो जाएगा अपना, ये ऑप्शन गलत है कि स्वतः शोध का, स्वतः यहाँ गलत है, ये स्वतः शोध का, एल्गोरिदम का, या मानसिक प्रवृत्ति का, या प्रकार्यात्मक स्थिरता का। तो जो पश्च अन्वेषण, साक्ष्य विश्लेषण तथा ये उदाहरण होते हैं, यह जो उदाहरण होते हैं वह स्वतः शोध के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं? स्वतः शोध के उदाहरण होते हैं, यानी पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? स्किनर ने, रॉस ने, एबिंगहास ने या एम.एल. बिग्गी ने। तो जो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा और गति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, तो यह कहा है एबिंगहास ने कहा है। किसने कहा है? एबिंगहास महोदय ने कहा है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा और गति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तीसरा ऑप्शन है प्रभाव का नियम और चौथा ऑप्शन है तत्परता का नियम। तो जो थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है वो आपका साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है। कौन सा है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क के, व्यवहार के, चिंतन के या अभिप्रेरणा के? तो जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है जो अनुकूलन पर बल देता है वह व्यवहार पर बल देता है। किस पर बल देता है? व्यवहार पर बल देता है, यानी दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। पहला ऑप्शन है समीपस्थ अनुबंधन, दूसरा ऑप्शन है नैमित्तिक अनुबंधन, तीसरा ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन और चौथा है चिन्ह अनुबंधन। तो चिन्ह अनुबंधन टॉलमैन ने दिया है तो ये होगा नहीं, प्राचीन अनुबंधन होगा नहीं, समीपस्थ अनुबंधन होगा नहीं, तो नैमित्तिक अनुबंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैमित्तिक अनुबंधन हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तीसरा ऑप्शन है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है और चौथा ऑप्शन है अधिगम एक लक्ष्य मुख्य प्रक्रिया है। तो जो अधिगम यानी अधिगम की एक विशेषता नहीं होती है तो वो आपका हो जाएगा अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यही इसकी क्या नहीं है? विशेषता नहीं है, यानी पहला ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।